स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल है, इस चैनल पे बायोलॉजी के लिए आपको नागिन सर मिलते रहेंगे, जैसे कि हर लेक्चर्स में आपके साथ रहा हूँ। तो बहुत बहुत वेलकम करता हूँ नए व्यूअर्स का जो शायद पहली बार देख रहे हो कि हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। खास बात एक और है कि आपको यहाँ पर सिलेबस जो कवर अप किया जा रहा है वो आईएससी और आईसीएसई पे बेस्ड है। तो ऐसे चैनल में देखने को बहुत कम मिलता है जहाँ पर आईएससी पैटर्न को या आईसीएसई पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो फॉलो तो हम लोग भी कर रहे हैं, फॉलो आपको भी करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस, न्यू लेक्चर्स टॉपिक वाइज आपको मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड थिंग, एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है देन हम चालू करेंगे प्रैक्टिस अपने मॉडल पेपर पे, गेस्ट पेपर पे, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो 12th वालों हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, पहला चैप्टर चैप्टर को मैंने लास्ट चैप्टर उठा लिया तो आप लोग बोर हो जाएंगे, वही चैप्टर थोड़ा सा सिंपल चैप्टर ले लिया था, थ्योरेटिकल चैप्टर ले लिया था मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को। जहां पे लगता भले है कि अरे क्या ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, क्या पॉपुलेशन, यार ये तो सबको पता है, लेकिन जब आप उसके डेप्थ में पढ़ते हैं तो मेरा पहला लेक्चर आपने देखा होगा कि हम कितना पॉपुलेशन जो समझ रहे हैं उससे बहुत कुछ हट के वहां पर है। तो हम जो चैप्टर चल रहे थे, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने एबायोटिक यानी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आखिर इकोसिस्टम है क्या। हमारा जो अर्थ है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा बायोम है जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। ये दोनों कंपोनेंट मिलकर के हमारे इस अर्थ को बनाते हैं, हमारे इस इकोसिस्टम को बनाते हैं, जहां पर हमने एक चीज समझी थी कि बायोटिक कंपोनेंट जो थे हमारे वो लिविंग कंपोनेंट हुआ करते थे। तो लिविंग कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स को हमने इंक्लूड किया था। और एबायोटिक में हमने लाइट, वाटर, टेम्परेचर, है ना, सॉइल, इन सबको लिया था। तो हमने आपको बताया कि क्या एबायोटिक फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देता है कोई ऑर्गेनिज्म किसी फैक्टर के कारण। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स एडेप्टेशन। सबसे पहले हमने जान लिया था पहले लेक्चर में कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं क्या। अब देखते हैं कि उस एबायोटिक फैक्टर्स के कारण ऑर्गेनिजम्स क्या एडेप्टेशन करता है, ये समझते हैं। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर जैसा कि पिक में अच्छे से दिख रहा है कि एबायोटिक फैक्टर को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं भाई साहब, गर्मी लग रही है, कहीं पर ठंड लग रही है, ये सब एबायोटिक फैक्टर के ही रिस्पॉन्सेज हैं। तो देखिए रिस्पॉन्स का मतलब है कोई भी एटमॉस्फेरिक चेंज जो हो रहा है उस चेंज के कारण हम एक रिएक्शन शो करते हैं। जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो टर्म का नाम है स्टिमुलाई। क्या नेम है? स्टिमुलाई। और इस स्टिमुलाई का आप जो रिएक्शन शो करते हैं वो होता है रिस्पॉन्स। तो एक तरीके से देखा जाए कि हीट हो, हीट ले लें या हम कोल्ड ले लें, ये क्या है हमारे लिए? ये स्टिमुलाई है, ये हमारे लिए है स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई है जो कि हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो स्टिमुलाई लगा, हीट मिली, बेचारे जी जीव निकाला, ये गर्मी कारण। तो ये जो दे रहे हैं ये रिस्पॉन्स है। वो सर्दी से कांपे जा रही है, रिस्पॉन्स है। वुलन क्लॉथ पहने हुए, रिस्पॉन्स है। बर्ड्स एक डायरेक्शन में चल रहे लाइट की, वो रिस्पॉन्स है ना। तो ये सब रिस्पॉन्स है, हमें इसी चीज को जानना है अपने इस लेक्चर में। ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट कॉल्ड होम्योस्टेसिस। हम लोग की बॉडी में एक बैलेंस करने का प्रोसेस है। टेम्परेचर हो या वाटर की क्वांटिटी हो, वो हमारी बॉडी बैलेंस करती है। और बेस बैलेंसिंग यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी को, जो बैलेंस करता है वाटर के अमाउंट को, बॉडी के टेम्परेचर को, उसे हम एक टर्म देते हैं होम्योस्टेसिस। इंपॉर्टेंट है ये टर्म होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे हमारे लिए टर्म इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेसिस क्या चीज है। तो होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करते हैं। दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग
प्रोसेस। अब होम्योस्टेसिस तो है, अब किस किस प्रोसेस के थ्रू हम बैलेंस करते हैं, चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं हम किसी टेम्परेचर पे। तो ये 4 थिंग्स हैं। सबसे पहला आता है रेगुलेट्स, सेकंड आता है कन्फॉर्मर, थर्ड होता है माइग्रेशन करना, फोर्थ होता है सस्पेंड करना। इन 4 चीज़ों के तहत हम रेगुलेट करते हैं इस प्रोसेस को, पॉसिबल करते हैं इस प्रोसेस को। तो रेगुलेटर्स हैं, कन्फॉर्मर्स हैं, माइग्रेटर्स हैं, सस्पेंडेड हैं। चलिए एक एक समझते हैं बारी बारी कि क्या कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेट करने की। क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर मीन्स। बोर्ड, अब पता सर हम पढ़ क्यों रहे होता क्या, बोर्ड इन्हीं किसी में से एक पॉइंट को चुन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी पड़ जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से आपसे पूछ लेगा बोर्ड में। तो इट is the maintenance of homeostasis by physiological and behavioral means। यानी जब फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी से या अपने बिहेवियर से हम रेगुलेट कर रहे हैं चीजों को, तो उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं क्या, रेगुलेट। इट इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। दो चीजें हैं। जब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की बात कर रहा है तो हो गया थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बात कर रहा है। जब बात कर रहा है कि वाटर बैलेंस करने की तो हो गया क्या, ऑस्मोरेगुलेशन। एक तरफ वाटर बैलेंसिंग चल रहा है, एक तरफ क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन चल रहा है। एग्जांपल की बात करेगा तो हम ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना चाहते हैं और हम अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बैलेंस रखना चाहते हैं। अब सवाल आता है सर टेम्परेचर तो समझ में आ रहा है, ये ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? यार तुम्हारी बॉडी में जब कोई वाटर कम होता है तो आपने देखा होगा आपके यूरिन का कलर येलो हो जाएगा, वाटर की कमी पे। येलो कलर येलो क्यों हो रहा है? येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके यूरिन से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिससे आपके बॉडी में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। यही क्या है, यही आपका है ऑस्मोरेगुलेशन। और टेम्परेचर मेंटेन करना हो गया थर्मोरेगुलेशन। भाई भले ठंड बहुत पड़े, लेकिन अब आप एकदम अंटार्कटिका पे ना चले जाए, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन पे है, ठंड आपको लगती भले है, लेकिन आपकी बॉडी अंदर से हीट रहती है ना, तो उसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेटर। तो ऐसा हम मैमल्स में है, बर्ड्स में है, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स में है, अदरवाइज ये किसी में नहीं है। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, क्या है थर्मोरेगुलेशन? द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हम या मैमल्स क्यों अर्थ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, सबसे समझदार हैं और हम लोग वर्स्ट कंडीशन पे भी बचे रहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हमारे पास थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म है। हमें गर्मी लगेगी तो स्वेटिंग होगी, ठंड लगेगी तो हमारी बॉडी अंदर से हीट रहेगी। तो सक्सेस है क्या? देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो समर में क्या होता है, व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, स्वेटिंग अकर्स, स्वेटिंग होना चालू हो जाएगी, पसीना आने लग जाएगा। दिस रिजल्ट इन evaporative cooling and brings down body temperature, और इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा डाउन हो जाएगा। जबकि विंटर में आप जाएंगे when the temperature is below 37 degree Celsius, shivering occurs, it produces heat and raises the body temperature। जब आप सर्दियों में होते हैं तो आपको कपकपी आती है, तो क्या होता है जब कपकपी आती है आपको सिवरिंग आती है, आपको सिवरिंग क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट होती है और उस हीट से आप ठंड में बच जाते हैं, इसलिए आपको सिवरिंग होती है अधिक ठंड में। क्लियर? चलिए बस देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Thermoregulation is energetically expensive, especially for small animals like slough, hummingbirds. They have a larger surface area related to their volume, so they lose the body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat. Therefore, very small animals are rare in polar region. पोलर रीजन पे आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म मिलना मुश्किल हो जाएंगे। रीजन क्या है? ऑर्गेनिज्म भले छोटा है
लेकिन इनकी पूरी मतलब बॉडी ज्यादा से ज्यादा बॉडी इनकी एटमॉस्फेरिक टच में है, तो इनका जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा हो गया। अब सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण इन पे टेम्परेचर जल्दी इफेक्ट करेगा। हम लोग की बॉडी के बहुत से ऑर्गन बहुत अंदर हैं, तो उन पे डायरेक्ट टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन जैसे रैट है, ये हमिंग बर्ड है, इनकी बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिस कारण कि ये बहुत ज्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। थर्मोरेगुलेटर्स है, लेकिन बहुत इनकी एनर्जी लॉस होती है। याद रखिएगा, थर्मोरेगुलेशन में एनर्जी बहुत लॉस होती है। यही कारण है, आपको बता दूं कि आपको विंटर सीजन में भूख ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि आपको विंटर सीजन में क्या होता है कि आपने खाना खाया, अब विंटर सीजन में बॉडी को टेम्परेचर हीट रखना है, क्या हो रहा है, हैंकर तरीके से आपकी बॉडी का जो है खाना खत्म हो रहा है, क्योंकि एनर्जी में फूड का लॉस होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो फूड का लॉस होगा, तो भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको भी भूख लग जाएगी, है ना। तो जो एनर्जी है थर्मोरेगुलेशन के लिए हमें बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, तो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म को खाना इतना मिल नहीं पाता, तो इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए कह रहा है कि पोल्स पे आपको बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलने वाले। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए कन्फॉर्म क्या है, ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो पहले आप रेड कर देता हूँ भाई आईएनसी के लिए ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस ग्राफ में वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी क्या चीज है, आपको एबीसी कर देगा, गैप कर देगा, उड़ा देगा, पूछा ये है क्या। चलिए पहले समझते ये है क्या चीज। आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है, इस ग्राफ में यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल ऐड कर दिया गया है, ये एक्सटर्नल लेवल है और ये हमारा इंटरनल लेवल है। ये दो लेवल्स हैं। लेवल का मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का मान लें, हम एक ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप का मान रहे हैं कि ये बाहर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक लेवल है, जो भी है टेम्परेचर है समथिंग जो भी है, और ये जो इधर आपके वाई एक्सिस पे ये दिखा रहा क्या है, ये इंटरनल लेवल है, इंटरनल लेवल को दिखा रहा है, यानी बॉडी के इनसाइड का टेम्परेचर। देखिए जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल ऊपर हो रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे इंटरनल लेवल भी ब्लू वाले का भी होता जा रहा है। जैसे जैसे एक्सटर्नल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन एक लिमिट तक, अप टू अ लिमिट। उस लिमिट पे आपके ना एक्सटर्नल लेवल बढ़ा भी जाएगा तो इंटरनल लेवल मेंटेन रहेगा, यानी यहाँ से कांस्टेंट हो गया। अभी तक टेम्परेचर तेजी से राइज हुआ, यहाँ से बढ़ता चला गया, लेकिन उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो इन ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को बोला गया पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर, पहले टेम्परेचर बढ़ता गया, लेकिन जब टेम्परेचर देख रहे ज्यादा हो रहा है, फिर ऐसा करो नॉर्मल हो जाओ, अब नहीं बढ़ना है, क्योंकि बॉडी खराब हो जाएगी, तो उनको बोल दिया गया पार्शियल रेगुलेटर्स। अभी एग्जाम्पल चर्चा करूंगा आपसे। दूसरे देखिए क्या है, एक आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं, अब मैं इनको इरेज कर दूं पहले। अभी देख रहे हैं ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन में क्या है कि एक्सटर्नल लेवल देखिए बढ़ रहा है, एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है, इंटरनल लेवल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। यानी ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। एक्सटर्नल लेवल बढ़ गया है तो इंटरनल भी बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हमने क्या बोला, कन्फॉर्मर्स। क्या नाम देंगे, कन्फॉर्मर्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के लेवल के साथ चले, कि बाहर का एक्सटर्नल लेवल बढ़ गया तो इंटरनल भी बढ़ जाएगा, तो हम ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। अब देखिए कन्फॉर्मर्स के बाद क्या आएगा, अब आप देखेंगे ध्यान से तो एक्सटर्नल लेवल बढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर, कोई नहीं फर्क पड़ रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर हम लोग इरेज कर दीजिए। तो रेड लाइन वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम बढ़ो, लेकिन हम अपनी कांस्टेंट चाल से चलेंगे। तो कांस्टेंट चाल से चलने वाले को हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। ये हो गए हमारे रेगुलेटर्स।
तो हम लोग किस में आएंगे, रेगुलेटर्स में। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग का टेम्परेचर बढ़ता है, बाहर बढ़ रहा टेम्परेचर तो अंदर से भी बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता जा रहा, नहीं ऐसा नहीं। बाहर बढ़ रहा है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है बस। तो हम हो गए रेगुलेटर। क्यों हम रेगुलेट कर रहे हैं चीजों को, और जो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं वो हो गए कन्फॉर्मर। तो कुछ राज की बातें यहाँ खोलता हूँ। रेगुलेटर्स ही जो हमारे होते हैं, वो रेगुलेटर्स जो हमारे रेगुलेटर्स होते हैं, ये रेगुलेटर्स हमारे होते हैं वार्म ब्लडेड आर्म्स। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ये हमारे रेगुलेटर्स हो गए। और जो आप देख रहे थे कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स हमारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। और जो आप देख रहे थे पार्शियली रेगुलेटेड, ये पार्शियल रेगुलेटर्स हमारे होते हैं, इसमें एक डेजर्ट की रैट, कैंगारू रैट आती है, डेजर्ट पाई जाती है। कैंगारू रैट, तो कैंगारू रैट क्या होता है, जब इसको बहुत गर्मी लगती है, बहुत मतलब ठंड होती है, तो ये गर्मी में चली जाती है, और जब इसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वापस छाई में चली जाती है। यानी ये रेगुलेट कर रही है, पार्शियली रेगुलेट कर रही है। पहले तो इसका बढ़ता रहा है बॉडी टेम्परेचर, लेकिन फिर टाइम बाद ये हिडन हो जाएगी, छुप जाएगी। तो ये जो कन्फॉर्मर्स हैं, ये जो रेगुलेटर्स हैं, इनका फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये फ्लो चार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन दिया सकता है, बस ऐसे कर देगा। एक लाइन यू ड्रॉ करी उसने, एक लाइन यू ड्रॉ करी, इधर एक्सटर्नल लेवल डाल दिया, इधर इंटरनल लेवल डाल दिया, बस एक यूं ऐसे ग्राफ कर दिया स्ट्रेट, एक आपका ऐसे जा करके ऐसे हो जाएगा, और एक आपका लंबा चला जाएगा। तो बस आपको दे देगा ए बी सी। आपसे पूछेगा भाई सी क्या है, तो आपको याद रखना है सी कैसे बताएंगे कि जब लेवल बढ़ता गया, लेकिन एक के बाद एक बार मतलब कांस्टेंट हो गया। दोनों चीजें दिख रही हैं, एक तरफ तो बढ़ रहा है कन्फॉर्मर की तरह, दूसरा रेगुलेटर की तरफ क्या हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, इसलिए सी आपका क्या हो गया, पार्शियल रेगुलेटर। और जो चले ही जा रहे हैं, बाहर के टेम्परेचर में ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, बढ़ते चले जा रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो जाएंगे क्या, कन्फॉर्मर्स। और जो कांस्टेंट बना हुआ है अपनी जगह पे, वो हमारे क्या है, पार्शियली रेगुलेटर्स, वो कन्फॉर्म रेगुलेटर्स का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आ जाए फिर से अपने फैक्चुअल पे। ये रहा पेज आपका, अच्छे देख लीजिए। अब थ्योरी की बात करते हैं तो 99% ऑफ एनिमल्स आर मेनली आर प्लांट कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। Their body temperature or osmotic concentration change with the surrounding condition. They are called conformers. Conformers definition ये यानी वो cold blooded animals. In aquatic animals, osmotic concentration of body fluids change with that of the ambient osmotic concentration. जो concentration body का है बाहर है, वही बॉडी फ्लूइड का भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा माइग्रेट। ये तो हमारा हो गया एक कन्फॉर्मर्स की बात हो गई। अब आती है माइग्रेशन पे। देखिए साइबेरियन क्रेन जो कि साइबेरिया से हमारे इंडिया तक आती हैं, हमारे राजस्थान के चिल्का लेक के आसपास बहुत पाए जाते हैं, लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, सोचना असंभव है। और ये बर्ड्स 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप करके आती है, सोचिए बड़ी बात होती है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अगर आप कन्फॉर्म ना कर पाए, आप रेगुलेट नहीं कर पाए, तो आपके पास एक रास्ता है कि आप क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाइए। सिंपल सी बात है यार, हम इस जगह की गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं, हम ऐसी जगह नहीं झेल पा रहे हैं, मजे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यार, ठीक है छोड़ो जगह को, इस इलाके को छोड़, हटाओ छोड़ो, हम जा रहे हैं ठंडी इलाके।
तो माइग्रेशन भी एक रिस्पॉन्स है एबायोटिक कंपोनेंट का, खासकर टेम्परेचर के हिसाब से देखें जरा। फिर मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स मूव अवे टेम्परली, देखिए इसको, many animals like birds move away temporarily from stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over. जब stressful period खत्म ना तो वापस चली जाती हैं। Example during winter, Kiolado National Park, Bharatpur, Rajasthan, hosts migratory bird coming from Siberia and other extremely cold northern region. वहाँ से बताइए बर्ड्स हमारे भरतपुर राजस्थान में आती है। भरतपुर काफ़ी फेमस है, बढ़िया बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी है भी क्योंकि भाई बड़े दूर दूर से आ रहे हैं हमारे ये बर्ड्स आ रही हैं बड़े डिस्टेंस कवर करके। तो ये साइबेरियन केन बड़ा अच्छा है साइबेरियन केन का। अब देखिए सस्पेंड में, अब देखिए माइग्रेशन में एक चीज आपको बता दूं, बड़ी अच्छी चीज याद आई मेरे को माइग्रेशन में कि माइग्रेट करने में भी दो चीजें होती हैं। माइग्रेशन में या तो आप एमिग्रेट करेंगे, एमिग्रेशन, या तो आप एमिग्रेशन करेंगे या आप एमिग्रेशन करेंगे। दो चीज करेंगे आप, या तो एमिग्रेशन करेंगे या फिर इमिग्रेशन करेंगे। अब मान लीजिए बर्ड्स कहीं से उड़ के आ रही हैं, मान लीजिए ये बर्ड्स हमारे राजस्थान आ रही हैं, भरतपुर आ रही हैं, तो जब ये बर्ड्स उड़ के आ रही हैं तो इसको बोलते हैं, क्योंकि इन हो रही हैं तो इनको बोल देंगे इमिग्रेशन। आप एक टर्म यूज करेंगे इसके लिए इमिग्रेशन। जब कहीं से बर्ड्स उड़ के आ रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा। और अब सिंपल सी बात है, कहीं से उड़ के आ रही तो इमिग्रेशन हो गया। अब ये कहीं, ये तो हमारे इंडिया में आ रही तो इमिग्रेशन हो गया, लेकिन साइबेरिया तो खाली हो गया ना, साइबेरिया तो खाली हो गया उस बर्ड से। तो साइबेरिया में क्या हुआ, उसको राइट करेंगे एमिग्रेशन कर दिया, वहां से एग्जिट किया है, तो यहां हो गया एमिग्रेशन। दो चीजें हुई, आप एंटर कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन में तो इमिग्रेशन, आप किसी पॉपुलेशन से बाहर निकल आए हैं तो एमिग्रेशन। तो माइग्रेशन के दो पार्ट हो गए, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, दो पार्ट हुए माइग्रेशन के। ओके, चलिए माइग्रेशन के आगे चलते हैं। तो सस्पेंड की बात आती है, भाई सस्पेंड क्या चीज है, चलो देखा जाए। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, thick-walled spores help to survive unfavorable condition. Under suitable condition, they germinate. क्या है, बैक्टीरिया है या फंजाई है, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या फिर लोअर प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी में थिक वॉल्स बनते हैं। थिक वॉल का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे स्पोर कहते हैं। हेल्प टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, तो जो थिक वॉल बनती है कुछ ऐसी है। थिक वॉल की बात करें तो थिक वॉल कुछ ऐसी है। हालांकि ये पार्ट बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है और अंदर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर। तो सस्पेंड का मतलब ये है कि ये सस्पेंड ही कर देते हैं, उस एटमॉस्फेयर से कुछ दिन के लिए रहेंगे वहीं पर, लेकिन कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, यानी पूरी की तरह पूरी बॉडी को इनएक्टिव कर देंगे। जैसे ये अपने सराउंडिंग मेम्ब्रेन बनाना चालू करते हैं, मेम्ब्रेन, थिक मेम्ब्रेन। अब यही जो स्ट्रक्चर बन गया ना बेटा, इसी को बोलते हैं स्पोर, जहां पर इनका डीएनए सेफ है। देखिए जीवन को चलाने के लिए डीएनए ही जरूरी है, क्योंकि डीएनए से ही प्रोटीन बनाई जाएगी, मरने बनाया जाएगा, मरने प्रोटीन को बनाएगा, प्रोटीन से कैरेक्टर आते हैं आपकी बॉडी में।
तो ये जो आपका स्पोर बन गया है, अब ये बैक्टीरिया उसी एटमॉस्फेयर में रहेगा, लेकिन इसने बनाया किस लिए था? क्योंकि मौसम कैसा था? अनफेवरेबल था। क्या था? अनफेवरेबल था, इसके हिसाब से मौसम नहीं था। तो जब अनफेवरेबल हो गया तो ये क्या करता है? अपने डीएनए को सिकोड़ लेगा। ऐसे बैक्टीरिया भी कर रहा है, फंजाई भी कर रहा है, और छोटे मोटे प्लांट्स भी हैं वो भी करते हैं, सबके लिए है। तो ये क्या करते हैं? अपने डीएनए को बीच में कंसल्ट कर लेते हैं और सराउंडेड करा देते हैं क्या? थिक वॉल से, और ये थिक वॉल बन जाती है क्या? स्पोर। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? सस्पेंड। सस्पेंड करना, हम अपने आप को सस्पेंड कर दे रहे हैं, हम कोई भी बायोटिक एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्लियर? स्पोर हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन पे हो गया। अब देखिए पीछे तो इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, थिक वॉल्ड स्पोर्स हेल्प टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, फिर से हमारा क्या होता है? स्पोर कैप्चर कर गया और हमारा डीएनए फिर से रिप्रोडक्शन करना चालू करता है। लेकिन ये सब के बैक्टीरिया है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। Under suitable conditions, they germinate in higher plants. Seeds and some vegetative reproductive structure serve to tide over period of stress. By reducing their metabolic activities, they germinate under favorable moisture and temperature. यार प्लांट में अगर ये चीज देखें तो एक तरीके से अपने जीवन को एक सीड में डाल देता है। तो ये सीड है, कैस्टर सीड है या बीन सीड है, नीचे आप देख रहे हैं तो पिस्ता है। तो ये सीड भी एक तरीके से क्या है? इनके सस्पेंडेड का फॉर्म है, इनके सस्पेंशन का फॉर्म है कि भाई हमने एक स्पोर बना दिया, एक सीड बना दिया, वो सुरक्षित है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा और सीड को आप सोन करेंगे, जब सीड को आप सोन करेंगे तो वो ग्रोथ करेगा और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। आता क्लियर? आगे चलते हैं। सस्पेंशन में कुछ एग्जांपल हमारे पास है, जैसे इन एनिमल्स हाइबरनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये फिर से एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डाइपास। हाइबरनेशन का मतलब होता है एक विंटर ब्रेक पे जाना। जो बियर्स होते हैं, बियर्स क्योंकि पोल से बहुत ठंड देखिए, और बियर्स ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में जो बियर होता है, भालू होता है, ये अपने आप को बचा लेता है, छुपा खाना पीना खा के रहेगा और बर्फ में भी ढक के रह जाते हैं। पोलर बियर भी ऐसा करते हैं। हमें पता है ये मैमल्स हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक हद के बाद फिर कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे आप अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रोक दीजिए। तो ये क्या करते हैं? बर्फ में अंदर से गड्ढा खोलते हैं बर्फ में, और ये 2-3 महीना पहले खूब खाना चालू कर देते हैं, जिससे कि बॉडी का वेट बढ़िया आता है। बॉडी का वेट बढ़िया आता है, लोग छूट जाते हैं 2-3 महीने के लिए, निकलते नहीं जब तक एकदम वहां की ठंड जले। वहां की ठंड, पोल्स की ठंड का मतलब है कि समझ लीजिए क्या है, हवा जम जाए वहां पर। तो ये होता है हाइबरनेशन, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन ऑफ सम स्नेल्स एंड फिशेस ड्यूरिंग समर। स्नेल्स एंड फिशेस ड्यूरिंग समर। अब जो हमारे स्नेल है, देखिए पेड़ में चले गए हैं, पानी सूख गया है, तो क्या करते हैं लोग? अपने आप कीचड़ में दबा दिया। फ्रॉग ने अपने आप कीचड़ में दबा दिया। आपको इसलिए बहुत गर्मी जब पड़ती है तो फ्रॉग गायब हो जाते हैं। हाँ, रेनी सीजन आता है तो फ्रॉग फिर से टकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो पहली बात तो हमारे क्या है, वो कन्फॉर्मर्स है, टेम्परेचर झेल नहीं पा रहे, तो भाई वो क्या करते हैं? वो चले जाते हैं समर स्लीप पे, छुप गए। लिजर्ड भी आपको बहुत ठंडा दीजिए, आपको लिजर्ड दिखना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है हमारे, वो हमारे हैं कन्फॉर्मर्स, वो टेम्परेचर नहीं झेल पाएंगे, तो वो सस्पेंड कर देते हैं, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रोक दिया। हम भैया बैठ गए, अब हम कहीं जाएंगे नहीं। तो हो गया यहाँ पर हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। डाइपॉज क्या होता है? A stage of suspended development of many zooplankton in lakes and ponds. Dipole, a stage of suspended development, ये एल्गीज के लिए हैं, जो कि ये ज़ूप्लैंक्टन्स हैं लेक में, उनके लिए है। अब देखिए अडेप्टेशन की बात करें। अभी तक हमने रिस्पॉन्सेस की बात करी, कौन कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसकी बात करी। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन क्या चीज होती है? चलिए देखते हैं। अडेप्टेशन इज द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट। मॉर्फोलॉजिकली बाहर से दिखने पे, फिजियोलॉजिकली बॉडी वर्किंग पे, एंड बिहेवियर एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टर, बेटा याद रखना। बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियर क्या है, दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। एक ऐसा अडेप्टेशन, एक ऐसा चेंज आपकी बॉडी में, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, बिहेवियर हो, उस चेंज को जो आपको उस एटमॉस्फेयर में जीने के लायक बनाता है। आप वहां रिप्रोड्यूस करते हैं, आप वहां फैमिली बनाते हैं, आप ऐसी चीज को बोलते हैं क्या, कि वो क्या है आपका एडेप्टेशन। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. कई ऐसे एडेप्टेशन हैं जो बहुत लंबे समय से चलते चले आ रहे हैं और जेनेटिकली वो फिक्स्ड हो गए हैं उनकी बॉडी पे। जैसे कि हम बात करें, हम ह्यूमंस में टेल होती थी, ह्यूमन एवोल्यूशन में पढ़ा है आपको, आज नहीं है। हमने एडेप्टेशन किया, हमने अपने हाथों का यूज करना चालू किया, टेल को हमने बहिष्कार किया, टेल नहीं यूज करने वाले भाई, तो टेल धीरे धीरे हो गई फिक्स। तो ये जो एडेप्टेशन है इवोल्यूशनरी है, जेनेटिक फिक्स हो गया। आज 2 पैरों पे चल रहा है, पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, लेकिन नहीं, हमने चेंजेस किए, हमने उस एटमॉस्फेयर को अडाप्ट किया, हमने अपनी बॉडी में चेंज किया, हम सीधे खड़े होकर चलने लगे, हमने दोनों हाथों से चलने का काम रोका। ये एक अडेप्टेशन है और इस अडेप्टेशन के बाद हम आज एक नए कैरेक्टर को बियर करते हैं। एडेप्टेशन ऑफ कैंगारू रैट, जिसे मैंने बोला कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट से पाया जाता है कैंगारू रैट। इस कैंगारू रैट की खास बात यह है कि अगर देखेंगे इसके जो हिंड लिम्ब है, जो पैर है, उन पैरों की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है लेंथ, और आगे वाले यानी 4 लिम्ब के हाथ एकदम कंगारू जैसे होते हैं, यानी हिंड 4 लिम्ब इनके शॉर्ट होते हैं। फोर लिम्ब शॉर्ट होते हैं, और जो इनके हिंड लिम्ब होते हैं हिंड लिम्ब लॉन्ग होते हैं। तो 4 लिम्ब शॉर्ट है, हिंड लिम्ब लॉन्ग है, दैट इज व्हाई ये कंगारू जैसे दिखाई पड़ते हैं आपको, और कंगारू जैसे दिखने के कारण इन्हें कंगारू रैट का नाम दिया जाता है। आप देख रहे हैं बाकी फेस तो रैट जैसा ही है, केवल पैर का थोड़ा चेंज है। चलिए इसके बारे में खास बात समझते हैं। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन गिव्स वाटर एज बाई प्रोडक्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ वाटर। देखिए ये खास बात क्या करता है, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर एब्सेंट है भाई, तो बहुत ज़्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर हो गया है, पानी खत्म हो रहा है इनके बॉडी से, तो अगर वाटर एटमॉस्फेयर में कम है यानी मॉइस्चर कम है, ड्राइनेस ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन पे हमारा ये रैट क्या करता है, रैट के अंदर जो मौजूद फैट है उस फैट का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। उस फैट के ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन से जनरेट होता है वाटर। देखिए प्यास लगना और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में वाटर की कमी को समझना बड़ा डिफरेंस बात है। हो सकता है आपको प्यास ना लग रही हो लेकिन सेल के अंदर वाटर की कमी हो, ऐसा होता है। तो कह रहा है कि जब ये जो कैंगारू रैट है, जब एटमॉस्फेरिक इलाके में इनको जब वाटर नहीं मिल रहा है, मॉइस्चर नहीं है, ऐसी कंडीशन पे ये अपने फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं। उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है, साथ साथ वाटर मिलता है, जो इनके इंटरनल ऑर्गन से वहां तक तो वाटर क्या हो गया, पहुंच जाता है। Ability to concentrate urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product। इनके अंदर एक दूसरी एबिलिटी भी है क्या, कि इनका जो यूरिन होता है, इनका जो यूरिन है वो यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, इनका यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। और यूरिन कंसंट्रेट क्यों कर रहा है, वाटर खींचने, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस तरीके से वाटर को बैलेंस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर क्या हो गया, बैलेंस हो जाता है इनकी बॉडी में। तो ये जो रहा आज का हमारी चीजें रही वो अडेप्टेशन पे रही, कि कैसे एबायोटिक चीज़ों का हम एबायोटिक कंपोनेंट रिस्पॉन्स देते हैं, साथ साथ हम बॉडी में अपने अडेप्टेशन करते हैं। तो ये कुछ स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल अडेप्टेशन के जो आपको समझेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। आखिर तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत थैंक्स, और ऐसे हमारे साथ बने रहें
और देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है, थोड़ा सा आपको हो सकता है बोरिंग सा फील होगा कि यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा सकूँ, कुछ एनिमेटेड दिखा सकूँ जहाँ पर कि आप चीज़ों को समझ सकें। तो आपको हमारे साथ ऐसे बने रहना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो टेक्निकल चैप्टर्स हैं, दिमाग को हिला देने वाले चैप्टर्स हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल हमारा है साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी में जो काव्यांश साहू आपसे हर लेक्चर पे मुलाकात करता रहूँगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।